गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। चलो केंट के 12 ऑब्जर्वेशंस याद करते हैं। ध्यान रखिएगा कि मैं आपसे फिर लास्ट में एमसीक्यूज पूछूंगी, तो फोकस होके इसको देखिए। केंट के 12 ऑब्जर्वेशन में सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि स्टार्टिंग के जो 4 ऑब्जर्वेशंस है वो रिलेटेड टू एग्रावेशन है, ठीक है। और उसके बाद फिफ्थ सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस है वो रिलेटेड टू एमुलरेशन है। उसके बाद 8 और 9, ये जो ऑब्जर्वेशन है इसका डायरेक्टली ट्रीटमेंट से कोई लेना देना नहीं है। उसके बाद जो 10, 11 एंड 12, ये जो तीन ऑब्जर्वेशन है वो रिलेटेड टू सिम्टम्स है। तो अगर एक सुपरफिशियली आपको देखना है कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन, तो आप ध्यान रखेंगे कि 12 ऑब्जर्वेशन में से स्टार्टिंग के 4 जो है वो एग्रावेशन से रिलेटेड है। उसके बाद के जो तीन है वो एम्लोरेशन से रिलेटेड है। उसके बाद के जो दो ऑब्जर्वेशन है वो रिलेटेड है, वो डायरेक्टली आपके ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। और जो लास्ट के 3 ऑब्जर्वेशन है वो रिलेटेड टू आपके सिम्टम्स है, ठीक है। तो इससे आपने एक एक आपने जनरल व्यू देख लिया। तो अब एग्रावेशन में भी याद रखना है कि जो स्टार्टिंग के 4 पॉइंट मैम है। फिर से रिपीट कर दीजिए ना। ओके। एग्रावेशन जो केंट के 12 ऑब्जर्वेशन थे उसमें 12 में से जो स्टार्टिंग के 4 ऑब्जर्वेशन है, यानी 1, 2, 3, 4, ये चारों रिलेटेड हैं एग्रावेशन से। यानी आपने मेडिसिन दी, उसके बाद पेशेंट को एग्रावेशन हुआ, और वो एग्रावेशन का जो इंटेंसिटी है, यानी कि जो फर्स्ट वाला ऑब्जर्वेशन होगा उसमें ज्यादा एग्रावेशन होगा, सेकंड में फिर उससे कम, थर्ड में उससे कम, और फोर्थ में बिल्कुल भी नहीं है। यानी कि फर्स्ट 4 जो ऑब्जर्वेशन है वो आपके रिलेटेड है एग्रावेशन से, जिसमें की इंटेंसिटी फर्स्ट से फोर्थ तक आते आते बिल्कुल कम हो जाती है। फिर बात करते हैं फिफ्थ सिक्स्थ सेवेंथ, ये जो तीन ऑब्जर्वेशंस थे ये आपके एम्यूलरेशन से रिलेटेड है। और जो आपका 8 एंड 9 है ये आपका डायरेक्टली ट्रीटमेंट से रिलेटेड नहीं है। 10, 11 एंड 12, ये जो तीन लास्ट के ऑब्जर्वेशन है वो बेसिकली रिलेटेड है सिम्टम से, ठीक है। 10 में मेडिसिन देने के बाद नए सिम्टम्स आए, 11 में पुराने सिम्टम्स दोबारा से आने लग गए, और 12 में जो सिम्टम्स है वो गलत डायरेक्शन में चले गए। तो इससे आपने कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन का एक सुपरफिशियल रिव्यू बना दिया कि हमें किस तरह से पढ़ना है। अब इसमें से एमसीक्यूज जो पूछे जाते हैं उसका एक थोड़ा सा वन लाइनर एक बार देख लीजिए। पहला पूछा जाता है वो कौन कौन से कैंट के ऑब्जर्वेशंस हैं जो जिनका प्रोग्नोसिस बहुत बढ़िया है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो स्टार्टिंग के 4 एग्रावेशंस थे उसमें अगर हम पहले को छोड़ दे तो बाकी की जो एग्रावेशंस होते हैं उनके अच्छे प्रोग्नोसिस है। यानी कि आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 2, 3 एंड 4 ये गुड प्रोग्नोसिस होंगे, एंड जो 11 वाला है वो गुड प्रोग्नोसिस है। मैं आपको अभी पूरा डिटेल में बताऊंगी, अभी आप वन लाइन में इसको याद रखिए कि ऐसे ऑब्जर्वेशन जिनका प्रोग्नोसिस गुड होता है वो है 2, 3, 4 एंड 11। ऐसे ऑब्जर्वेशन कैंट के जिनका प्रोग्नोसिस बहुत खराब है तो वो है आपके फर्स्ट, और जितने भी एमुलरेशन होते हैं उनका भी बहुत बेकार रहता है आउटपुट, 5, 6, 7, 8, 10 एंड 12। अच्छा, आप लोग को जैसे मैंने बताया कैंट सर के वो कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस है जिनका डायरेक्टली ट्रीटमेंट से कोई भी लेना देना नहीं है। बताइए वो दो ऑब्जर्वेशन जो मैंने अभी आपको मैम बताया। एट्थ और नाइन्थ। 8 एंड 9, इनका कोई भी, 9। बिल्कुल इनका कोई भी लेना देना नहीं है, डायरेक्टली नहीं लेना देना है। इसके अलावा मैंने जैसे बताया कि फर्स्ट से लेके 4 तक जो कैंट का ऑब्जर्वेशन था वो एग्रावेशन से रिलेटेड है, लेकिन उसमें जो एग्रावेशन हो रहा है उसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। पहला जो ऑब्जर्वेशन वो कहता है अ प्रोलॉन्ग एंड फाइनल एग्रावेशन, यानी कि एग्रावेशन लंबे समय तक बना हुआ है और पेशेंट को बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कहता है एग्रावेशन तो लॉन्ग है लेकिन वो इतना, उसके बाद पेशेंट को धीरे धीरे रिलीफ होना शुरू हो जाता है। तो यानी एग्रावेशन लॉन्ग तो था लेकिन फर्स्ट वाले के कंपेयर में कम समय तक के लिए वो एग्रावेशन पेशेंट को हुआ था। थर्ड में कहता है एग्रावेशन
क्विक था, अचानक से एग्रावेशन हुआ और बहुत स्ट्रॉन्ग एग्रावेशन था, लेकिन वो एग्रावेशन का ड्यूरेशन क्या था, बहुत शॉर्ट टाइम पे था। और फोर्थ ऑब्जर्वेशन कहता है कि कोई एग्रावेशन हुआ ही नहीं। उसके अलावा इसमें बोला था कि इसमें बताया है साफ साफ, ध्यान रखिएगा, जितने भी कैंट के ऑब्जर्वेशन है उसमें सारे एग्रावेशन का गुड प्रोग्नोसिस है, एक्सेप्ट कौन से वाले का, अभी मैंने वन का मैम। वन को छोड़कर, जो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ इनका गुड प्रोग्नोसिस होता है। उसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए पुअर प्रोग्नोसिस, तो आप बताएंगे कि जितने भी एमिलोरेशन होते हैं, और एमिलोरेशन किस किस ऑब्जर्वेशन में था, कौन कौन से नंबर के ऑब्जर्वेशन में फाइव एमिलोरेशन सिक्स देखा, सेवन। 5 6 7। फाइव फाइव सिक्स सिक्स सेवन। सिक्स सेवन। एंड सेवन। सिक्स वेरी गुड। सेवन। तो वो पूरे के पूरे उनके पुअर प्रोग्नोसिस हैं। और अभी आपने जैसे कि मुझे क्वेश्चन का आंसर दिया था कि वो कौन कौन से ऑब्जर्वेशन है जिनका डायरेक्टली ट्रीटमेंट से रिलेशन नहीं है, वो है 8 एंड 9। ठीक है, इनका डायरेक्टली कोई ट्रीटमेंट से रिलेशन नहीं। अब लास्ट के जो तीन है मैंने बताया था, आप बताइए कि लास्ट के तीन जो कैंट के ऑब्जर्वेशन है वो किससे रिलेटेड है। आपके ऑप्शन है एग्रावेशन से, एमिलोरेशन से, डायरेक्ट ट्रीटमेंट से, या सिम्टम से। तो आप क्या बताओगे? सिम्टम्स है मैम, सिम्टम्स सिम्टम्स। रिलेटेड है। सिम्टम्स। ओके, तो सिम्टम्स में भी हमें याद रखना है एक निमोनिक से नाउ। नाउ 10 11 12 नाउ, एंड फॉर जब न्यू सिम्टम्स अपीयर होने लगते हैं मेडिसिन देने के बाद, तो वो आपका ऑब्जर्वेशन नंबर 10 है। अगर आपसे बोला जाए अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम, जो कि दिखाता है हैरिंग लॉ ऑफ क्योर, क्योंकि हैरिंग सर ने बोला था कि जो सिम्टम आपके सबसे मतलब पहले आए, मतलब एक जैसे सिम्टम्स का अपीयरेंस आने का होता है, ठीक उसी हायरार्की में वो सिम्टम्स जाते हैं। ठीक है, तो वो ओल्ड सिम्टम्स अगर आ रहा है तो ये गुड गुड होता है। तो इसलिए अपीयरेंस ऑफ ओल्ड सिम्टम आपके ऑब्जर्वेशन नंबर 11 में है। मैंने बताया नाउ, डब्ल्यू फॉर रॉन्ग डायरेक्शन, यानी आपने मेडिसिन इतनी गलत दे दी कि जो पेशेंट के सिम्टम्स हैं वो गड़बड़ हो गए, वो गलत डायरेक्शन में चले गए, अब आपको उन्हें ठीक करना पड़ेगा। ऑब्जर्वेशन विथ बेस्ट प्रोग्नोसिस वो है ऑब्जर्वेशन नंबर 3। एंड ऑब्जर्वेशन विथ वर्स्ट प्रोग्नोसिस वो है ऑब्जर्वेशन नंबर 12। ठीक है, तो ये एक जनरल रिव्यू था। अब हम इन्हीं सारे कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन को अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम दोबारा से जब आपको बताऊंगी मैं रिवीजन, रिवीजन के टाइम पे आप लोग को फिर से ये वाले स्लाइड दिखाऊंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए, केंट सर का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या कहता है। केंट सर का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, अ प्रोलॉन्ग्ड एग्रावेशन एंड द फाइनल डिक्लाइन ऑफ द पेशेंट। देखो, ये जो ऑब्जर्वेशन केंट सर ने दिया था, इन्होंने ऑर्गेनिक डिजीज के ऊपर दिया था। अब ऑर्गेनिक डिजीज क्या होते हैं, देखिए हमारी बॉडी में दो तरह की डिजीजेस होती है, एक फंक्शनल डिजीज होते हैं और एक ऑर्गेनिक डिजीजेस होते हैं। फंक्शनल डिजीजेस ऐसे डिजीजेस होते हैं जो कि बहुत अच्छे से होम्योपैथी में इनका ट्रीटमेंट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, स्ट्रेस एंजाइटी, या किसी को बाइपोलर डिसऑर्डर हो गया, मूड डिसऑर्डर्स हैं, या फिर किसी को माइग्रेन हो गया, या किसी को जितने भी आपके डिजीजेस जो फंक्शनल डिसबैलेंस की वजह से होती है, तो वो होते हैं फंक्शनल डिजीजेस। ठीक, लेकिन ऑर्गेनिक डिजीज का मतलब है जहां पे पैथोलॉजिकल और स्ट्रक्चरल चेंजेस बॉडी में हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास एक पेशेंट आता है और उसको लीवर सिरोसिस हो गया है। ठीक, आपने उसकी केस टेकिंग की, आपको पता है लीवर सिरोसिस में जो आपके लीवर के हेपेटोसाइट्स सेल्स होती हैं वो डैमेज हो जाती हैं, और वहां पे फाइब्रोसिस डेवलप होने लगता है। तो ऐसे कंडीशंस में जहां पे एडवांस पैथोलॉजी है, और आपके पास पेशेंट आया, आपने केस टेकिंग की और आपने उसका मेडिसिन निकाला पोडोफाइलम। ठीक, और आपने पोडोफाइलम की 10 एम पोटेंसी की डोज दे दी उसे, तो क्या आपने सही किया? किसी भी एडवांस नहीं। पैथोलॉजिकल केस में नो मैम। नो हाई मैम। पोटेंसी देना क्या ये समझदारी का काम था? बिल्कुल भी नो नहीं। मैम। तो यहाँ पे कैंट सर का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि आपने जो मेडिसिन पेशेंट को दी उसकी वजह से पेशेंट एक तो ऑलरेडी एडवांस कंडीशन में था, उसकी डिजीज ऑलरेडी वो डिजीज से सफर कर रहा था, आपने हाई पोटेंसी दे दी जिसकी वजह से
जो पेशेंट के सिम्टम्स थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल उसको एसाइटिस की कंप्लेंट थी, उसको नोजिया वॉमिटिंग, जो भी सिम्टम्स थे उसके और ज्यादा एग्रावेट हो गए, और एग्रावेट होते ही जा रहे हैं। यानी वो पेशेंट आपके पास आया 1 डेढ़ महीने बाद और आपसे बोल रहा है कि सर आपने जब से मुझे दवा दी है तब से मेरी बीमारी बढ़ती ही चली जा रही है, मुझे बिल्कुल भी आराम नहीं हो रहा है और मेरी हेल्थ जो है और ज्यादा खराब होती जा रही है। तो ये था कैंट का फर्स्ट ऑब्जर्वेशन, जिसमें उन्होंने यही बताया है, पहले तो ध्यान रखना है कि एग्रावेशन से रिलेटेड है। एग्रावेशन में भी उन्होंने ये पॉइंट बताया है कि एग्रावेशन लंबे समय तक बना है और पेशेंट की कंडीशन डे बाय डे वर्स होती जा रही है। तो इसका क्या सिंपल सा मतलब हुआ कि जो केस है अब वो और ज्यादा एडवांस पैथोलॉजी में चली गई है। अब उसका वाइटल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो खुद से उस कंडीशन को रिकवर कर सके। पोटेंसी आपने गलत चूज की। हर ऑर्गेनिक पैथोलॉजिकल केसेस में हमेशा स्मॉल पोटेंसी से ही ट्रीटमेंट किया जाता है, और आपने क्या किया, आपने कोई भी एंटीसोरिक मेडिसिन दी जो कि बहुत ज्यादा हाई पोटेंसी में आपने दे दिया, तो इसका प्रोग्नोसिस अनफेवरेबल है। अब आप यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं। आपको जब कभी इनक्यूरेबल या डाउटफुल केसेस है तो आपको वहां हाई पोटेंसी नहीं देनी है, और कोई भी मेडिसिन को डीप एंटीसोरिक रेमेडी ऑर्गेनिक डिजीज में हाई पोटेंसी में आपको नहीं देना है। यही आप कर सकते हैं। तो फर्स्ट कैंट का ऑब्जर्वेशन समझ में आया कि जहां पे भी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी होती है, यानी स्ट्रक्चरल और पैथोलॉजिकल चेंजेस डिजीज में है, एडवांस केस है, जैसे मैंने आपको लीवर सिरोसिस का केस बताया, आप वहां पे हाई पोटेंसी कभी नहीं देंगे। और यहाँ पे आपको आपको ये जानना है कि यहाँ एडवांस पैथोलॉजी है, वाइटल रिएक्शन इम्पॉसिबल एंड केस वॉज इनक्यूरेबल। यही लाइन जो है कैंट के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन से आती है, तो इस लाइन को याद रख लीजिएगा। द वाइटल रिएक्शंस इम्पॉसिबल एंड केस वॉज अनक्यूरेबल। यानी अब ये केस को आप ठीक नहीं कर सकते, क्योंकि जो एडवांस पैथोलॉजी डेवलप हुई है जिससे कि अब वो पेशेंट का वाइटल फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं है कि उससे लड़के या आपकी मेडिसिन की वजह से वो जल्दी रिकवर कर पाए, क्योंकि आपने ऑलरेडी उसको और वर्स्ट कंडीशन में डाल दिया। एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस में आपने हाई पोटेंसी देके पेशेंट की कंडीशन को और वर्स कर दिया। तो फर्स्ट प्रोग्नोसिस, जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है उसका प्रोग्नोसिस क्या हुआ, गुड, बैड या अनफेवरेबल। 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 अनफेवरेबल, ठीक है। अनफेवरेबल। फर्स्ट एग्जामिनेशन क्लियर है ना सबको, फर्स्ट वाला केंट का ऑब्जर्वेशन, यस ठीक मैम। है। अब यस देखिए मैम। सेकेंड ऑब्जर्वेशन कहता है लॉन्ग एग्रावेशन बट फाइनल एंड स्लो इम्प्रूवमेंट। मान लीजिए आपके पास पेशेंट आया, कोई एस ऑर्गेनिक पैथोलॉजिकल डिजीज का है, ठीक है, लेकिन वो इतनी एडवांस कंडीशन में नहीं थी, आपने उसे मेडिसिन दिया, तो वो 1 हफ्ते 2 हफ्ते बाद आपके पास आया और आपसे बोल रहा है कि मुझे अभी भी कुछ खास आराम नहीं है। आपने उसे फॉलो अप में बुलाया 1 हफ्ते बाद और वो कह रहा मुझे खास इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, पर आपने थोड़ा सा पेशेंस दिखाया, आपने कहा कि चलो ठीक है, आपने प्लेसिबो देके उसको भेज दिया कि आप मतलब खाते रहिए। उसके बाद जब वो पेशेंट है नेक्स्ट वीक में आया या उसके नेक्स्ट वीक में आया और उसने बोला कि हाँ अब मुझे थोड़ा थोड़ा सा आराम हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो जो आपने उसको मेडिसिन प्रिस्क्राइब की थी वो ठीक थी, ठीक है, वो ठीक थी। और स्टार्टिंग स्टार्टिंग में जो पेशेंट की डिजीज है वो एट द पॉइंट ऐसी जगह पे थी कि जहां पे एडवांस पैथोलॉजी अभी स्टार्ट नहीं हुई थी, जिसकी वजह से मेडिसिन ने अपना काम किया और पेशेंट धीरे धीरे से रिकवरी की तरफ जाता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, केस वॉज बॉर्डर लाइन, मैम एक यानी यहाँ बार रिपीट कीजिए, क्या, क्या बोले भी। मैंने मैम एक ये बार फिर से रिपीट कीजिए। सेकेंड ऑब्जर्वेशन को, ठीक है, तो मैं ये बता यस रही थी मैम। कि कैंट का जो सेकेंड ऑब्जर्वेशन था उसमें अभी पेशेंट को किसी भी तरह की एडवांस पैथोलॉजी डेवलप नहीं हुई है। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अभी सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग हुई है। जैसे आप जानते हैं हर एक डिजीज की एक स्टेज होती है, किसी को स्टार्टिंग में ही लीवर सिरोसिस नहीं हो जाता है ना। आप जब कोई इंसान जब बहुत ज्यादा
अल्कोहल का इंटेक करता है तो धीरे धीरे से जो सेल्स होती हैं वो डीजनरेट करना शुरू होती हैं। पर आपकी जो लीवर है उसमें रीजनरेशन की भी प्रॉपर्टी होती है। तो आपकी बॉडी पहले तो खुद ही डिफेंस करने की कोशिश करती है, ठीक। लेकिन क्या होता है कि अगर स्टार्टिंग में ही किसी डिजीज की अगर अभी सिर्फ शुरुआत ही हुई है, वो एडवांस केस में नहीं गई है, तब आप उसको होम्योपैथी से ट्रीट कर सकते हो कि नहीं कर सकते? खुद से बताइए, कर सकते हैं ना? कर सकते हैं मैम। कर सकते हैं। तो अगर वो पेशेंट आपके पास आया है, आपने उसे मेडिसिन दी, एग्रावेशन उसको थोड़े समय तक रहेगा, क्योंकि डिजीज अभी सिर्फ स्टार्ट हुई थी, अभी बहुत ज्यादा एडवांस कंडीशन में नहीं गई थी। तो थोड़ा सा उसको अफेक्ट होगा, लेकिन धीरे धीरे अगर उस पेशेंट को आराम मिल रहा है, इसका मतलब आपको अपनी मेडिसिन कंटिन्यू करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लंबे एग्रावेशन के बाद भी पेशेंट को धीरे धीरे आराम होना शुरू हुआ है, तो केस जो है वो फेवरेबल है। अनफेवरेबल तब होता जब एग्रावेशन बना का बना रहता और पेशेंट को बिल्कुल भी रिलीफ नहीं मिलता, जैसा कि कैंट के फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में होता है। पर सेकेंड ऑब्जर्वेशन में ऐसा नहीं होता। एग्रावेशन थोड़े समय तक रहेगा, फर्स्ट विजिट में आएगा, बोलेगा नहीं आराम है थोड़ा सा, मतलब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट विजिट में आएगा तो बोलेगा अब मुझे लग रहा है कि दवा काम कर रही है आपकी। तो जब ऐसा सुनने को मिलता है तो इसका मतलब केस फेवरेबल है, और जो मेडिसिन आपने उसको फर्स्ट टाइम दिया था, जिसकी वजह से उसको आराम होना अब शुरू हुआ है धीरे धीरे, तो आप उस मेडिसिन के पूरे एक्शन कंप्लीट होने तक आप उसको चेंज मत कीजिए। ऐसे केसेस में आप 30 पोटेंसी से ज्यादा पोटेंसी देने का रिस्क ले सकते हैं। जैसे कि आपने देखा था फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में 30 से या 200 से ज्यादा पोटेंसी आपको नहीं देनी है, पर सेकेंड ऑब्जर्वेशन में आप 30 पोटेंसी से ज्यादा दे सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ये एक पेशेंट आया और उसका जो वहां पे ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की सिर्फ स्टार्टिंग बस हुई थी, और आपने उसे मेडिसिन दिया, लंबे समय तक एग्रावेशन होने के बाद पेशेंट को धीरे धीरे आराम होना शुरू हो गया, तो आप इसको केंट के ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में रखेंगे? तो आप क्या बताएंगे? सेकंड। सेकंड करेंगे। सेकंड। सेकंड ना। अब हम आते हैं थर्ड ऑब्जर्वेशन। थर्ड ऑब्जर्वेशन कहता है द एग्रावेशन इज क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। ऑब्वियस सी बात है, आपकी होम्योपैथी ऐसे ही तो काम करती है ना। आपने जैसे किसी पेशेंट को मेडिसिन दिया, पेशेंट को तुरंत उसके जो सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े समय के लिए एग्रावेट होते हैं, लेकिन उसके बाद उतनी ही जल्दी से फिर उसको आराम मिलना भी शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक केस आया था जिसमें कि एक फीमेल को स्वेलिंग थी फेस पे। ठीक, मैंने उसको नेट्रम्यूर दिया मेडिसिन। उसके बाद क्या हुआ, उसने मुझे कॉल किया कि मैम मुझे ना वो मेरी जो सूजन है, मुझे सब लोग कह रहे हैं कि आपका चेहरा तो और सूज गया है, आपको बहुत और ज्यादा स्वेलिंग हो गई है। तो फिर मैंने उसको बोला कि कोई बात नहीं, आप अवॉइड कीजिए, आप 24 आवर्स तक वेट कीजिए, आपको आपका जो स्वेलिंग है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो ऐसा होता है, आपकी मेडिसिन जब किसी केस में बिल्कुल फिट बैठती है तो ये एग्रावेशन थोड़े, लेकिन ये एग्रावेशन ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन तक बने रहते हैं। ये एग्रावेशन जो होते हैं थोड़े समय के लिए होते हैं। हो सकता है 2 आवर्स के लिए हो, 4 आवर्स के लिए हो, या मैक्स 24 आवर्स। बहुत लंबे समय तक ये एग्रावेशन नहीं होता है, और इसमें पेशेंट को बहुत जल्दी आराम भी हो जाता है। तो थर्ड ऑब्जर्वेशन कहता है द एग्रावेशन इज क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट। और ये ऐसे ही हमारी होम्योपैथी काम करती है। लेकिन एक बात बताइए, आप लोग खुद सोचिए, एक डायबिटीज का पेशेंट आया या हाइपरटेंशन का पेशेंट आया, जिसे बहुत लंबे समय तक शुगर और बीपी की प्रॉब्लम है, ठीक। आपने उसको, आप क्या उम्मीद करते हो? डायबिटीज हाइपरटेंशन छोड़िए, कोई अर्थराइटिस का पेशेंट आया, लंबे समय से 10 साल से उसको अर्थराइटिस है, क्या उसको 2 दिन में आराम हो जाएगा? नो मैम। अब आप क्या उम्मीद कर पहले सकते पेन हो? बढ़ेगा उससे। बढ़ेगा ना। आप क्या उम्मीद करते हो कि आपने जी। रस्टॉक्स दी, और वो पेशेंट एक दिन आपने रस्टॉक्स उसको दे दी, एक दिन वो बोला कि हाँ मुझे बहुत ज्यादा बढ़ गया, क्या दूसरे दिन से आराम होना शुरू हो जाएगा? नो मैम। नहीं मैम। ऐसा नहीं नो होता है। मैम। तो जो थर्ड ऑब्जर्वेशन कहता है द एग्रावेशन इज क्विक शॉर्ट एंड स्ट्रॉन्ग विथ रैपिड इंप्रूवमेंट ऑफ द पेशेंट, ये
बहुत सही फिट बैठता है एक्यूट डिजीजेस में। लेकिन अगर किसी को बहुत लंबे समय तक क्रॉनिक डिजीजेस है तो वहां पे डाउटफुल हो जाता है। तो इसके बारे में आपको क्या जानना है कि थर्ड ऑब्जर्वेशन वेरी गुड है, इम्प्रूवमेंट बहुत अच्छा होता है, और यहाँ पे कोई भी तरह के स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं होते हैं। इस एग्रावेशन को हम होम्योपैथिक एग्रावेशन बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको वेट एंड वॉच करना है, और आप पेशेंट को सिंपली प्लेसिबो दे सकते हैं। तो याद रखिएगा कि ये जो एग्रावेशन वाला है वो डिपेंड करता है आपकी डिजीज के ऊपर भी, कि एक्यूट है या फिर क्रॉनिक है। एक्यूट में जो एक्शन होगा वो और फास्ट होगा, क्रॉनिक में ऐसा नहीं है कि रिलीफ नहीं होगा, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा। ठीक। कभी कभी क्या होता है ना कि पेशेंट आपकी बातों से इम्प्रेस हो जाता है, तो उसको लगता है मेरी बीमारी तो बिल्कुल ठीक हो गई है। लेकिन एक्चुअल में जब उस 2-4 दिन बीतते हैं फिर वो बोलेगा कि अरे ये दवा तो 2 ही 4 दिन काम की, मुझे तो फिर से पहले जैसी प्रॉब्लम हो गई। तो जो हम केस टेकिंग करते हैं तो कभी कभी पेशेंट हमारे इन्फ्लुएंस में आके ऐसा वो प्रिटेंड करता है या खुद भी सोचने लगता है कि अब तो मैं बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। नेक्स्ट है फोर्थ ऑब्जर्वेशन, ये देखिएगा, नो एग्रावेशन विथ रिकवरी ऑफ द पेशेंट। क्या होगा अगर पेशेंट को एग्रावेशन हुआ ही नहीं लेकिन उसके बाद रिकवरी तो हो रही है। ठीक है। तो ये क्या दिखाता है, ये केस दिखाता है कि अब यहाँ पे एक लाइन याद रखनी है, हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्योर इन एक्यूट डिजीजेस बट डाउटफुल इन अ क्रॉनिक डिजीज। ये वाली लाइन आपको याद रखनी है, नो एग्रावेशन। अब सोचिए किसी को सर्दी जुकाम हुआ है, ठीक, कफ कोराइजा का केस है, आपने उसे आर्सेनिक दे दी या एलियम सीपा दे दिया। अब आपको तो अब वो पेशेंट को जो फ्रिक्वेंसी है स्नीजिंग की या जो कुछ, उसको कुछ भी फील ही नहीं हुआ कि मुझे एग्रावेशन हो रहा है या एमिलियोरेशन हो रहा है, और वो जो पेशेंट है वो ठीक हो गया 24 घंटे बाद। ठीक है। और ऐसा अगर एक्यूट डिजीज में हो रहा है तब तो अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी को मेडिसिन दिया फॉर एग्जाम्पल अर्टिकेरिया के लिए, और ना तो उसके अर्टिकेरिया बढ़े भी नहीं, और क्या बोलते हैं, अपने आप ही जो है वो ठीक हो गया। तो एक्यूट में तो आप कंफर्म हो सकते हो कि चलो एक्यूट डिजीज है, उसका एक टाइम फिक्स रहता है, अपने आप ठीक हो गया, मतलब मेडिसिन देने के बाद कोई एग्रेवेशन नहीं देखने को मिला, कोई बात नहीं। पर ये जो कंडीशन है तो थोड़ा डाउटफुल होती है वो क्रॉनिक डिजीज में। लेकिन आपसे एमसीक्यू पूछता है कि कैंट के 12 ऑब्जर्वेशन में हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्योर इन एक्यूट डिजीज, ये कैंट का कौन सा ऑब्जर्वेशन है, तो आप क्या बताओगे? ये फोर्थ कैंट का ऑब्जर्वेशन। फोर्थ फोर्थ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। तो एक्यूट डिजीज में आपको कुछ नहीं करना है, पर क्रॉनिक डिजीजेस में आपको अर्टिकेरिया के लिए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, आपको अर्टिकेरिया के लिए दोबारा से एक बार केस टेकिंग करनी चाहिए, और पर्टिकुलर जो उसकी एंटीसोरिक या फिर जो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है वो देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जो मेडिसिन हमने अर्टिकेरिया के लिए दी वो सुपरफिशियल रही हो, क्या पता वो कंडीशन फिर से रिलैप्स कर सकता है ना। तो कैंट के आपको स्टार्टिंग के 4 ऑब्जर्वेशन क्लियर हुए। यस मैम। बेस्ट कौन सा है, फोर फोर ऑब्जर्वेशन में से सबसे बेस्ट कौन सा है? थर्ड। थर्ड है ना। सबसे वर्स्ट कौन थर्ड। सा है? वन। ट्वेल्थ। फर्स्ट। फर्स्ट। एग्रावेशन सबसे ज्यादा किस में देखने को मिलते हैं, वन फर्स्ट। में मैम। और किस में एग्रावेशन बिल्कुल नहीं देखने को मिलता? फोर्थ फोर्थ। ऑब्जर्वेशन। ओके। और किस में आपको और एडवांस पैथोलॉजी देखने को मिलती है? फर्स्ट फर्स्ट ऑब्जर्वेशन में मैम। में। और किस ऑब्जर्वेशन में आप 30 से ज्यादा पोटेंसी प्रिस्क्राइब कर सकते हो? सेकेंड सेकेंड। ऑब्जर्वेशन में। सेकंड में। ठीक है। और हमारी होम्योपैथी एग्रावेशन को कौन सा कैंट का ऑब्जर्वेशन फॉलो करता है? थर्ड थर्ड। ऑब्जर्वेशन। ओके। और हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ क्योर इन एक्यूट डिजीज कौन सा फोर्थ ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन। फोर्थ फोर्थ आपको ऑब्जर्वेशन। चारों एग्रावेशन वाले क्लियर हो गए ना। अब हम बात यस करते मैम। हैं एम्यूलरेशन वाले। तो नेक्स्ट के जो आपके फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ, ये याद रखना है, ये आपके एम्यूलरेशन से रिलेटेड है। फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कहता है द एम्यूलरेशन कम्स फर्स्ट एंड द एग्रावेशन कम्स आफ्टरवर्ड। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कहीं एक पेशेंट आया आपके पास, और उसको मान लीजिए, उसको क्या बोलते हैं,
कोई उसको कोई स्किन डिजीज ले लीजिए, जैसे उसको कोई डर्मेटाइटिस का केस लेके आया, आपने उसको मेडिसिन दी, फॉर एग्जांपल सल्फर आपने दी, तो आपके पास वो आया बिल्कुल खुशी खुशी, जब आपने उससे फॉलोअप में बुलाया बहुत खुशी खुशी आया कि सर या मैम आपने जो दवा दी थी मुझे, उससे देखिए मेरी स्किन प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। और फिर वही पे आप भी एकदम खुश हो गए कि वाह चलो हमने, हमारा केस था, हमने मस्त उसको ट्रीट कर दिया। अब पता चला कि वो पेशेंट फिर से 10 दिन बाद आ गया आपके पास और कह रहा था कि मैम आप मेरे तो फिर से आगे ये जो आपने मुझे मेडिसिन दी थी अब मुझे दोबारा से वही मेडिसिन दीजिए, मेरा तो जो डर्मेटाइटिस वाली जो प्रॉब्लम थी वो तो मुझे दोबारा से आ गया। तो इसका मतलब ये है कि आपने सिर्फ केस को पैलिएट किया है, आपने उसको उस प्रॉब्लम, आपने प्रॉपर केस टेकिंग नहीं की है और आपने उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी उसे नहीं दी है, जिसकी वजह से उसका जो प्रॉब्लम था वो रिलैप्स कर गया। यानी आपने मेडिसिन सिर्फ और सिर्फ उसको पैलिएट करने के लिए दी थी। तो इसका जो फिफ्थ ऑब्जर्वेशन कहता है कि आपने जो दवा दी थी वो गलत थी, आपको यहाँ पे जो मेडिसिन देनी चाहिए थी वो देनी चाहिए थी कॉन्स्टिट्यूशनल। हो सकता है वो सोराइनम का पेशेंट रहा हो सकता है वो ट्यूबरकुलाइनम का पेशेंट रहा हो, आपने सिर्फ सल्फर दे के काम चला लिया। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जब भी कोई ऐसी मेडिसिन देंगे जो सिर्फ और सिर्फ पैलिएट करेगी, वो पेशेंट कभी भी ठीक नहीं होगा। तो ऐसे केसेस में जहां शुरुआती में तो बहुत आराम देखने को मिला, लेकिन वापस से वो केस दोबारा से पेशेंट को अगर आ रहा है और ऐसा बार बार हो रहा है, आपके पास आया, आपने दोबारा सल्फर दे दी, 10 दिन बाद वो फिर आएगा, फिर आपने उसको सल्फर दे दी, तो इससे काम नहीं होगा और आप भी परेशान हो जाओगे कि यार मैं उसको दवा तो दे रहे हैं, ठीक भी हो जा रहा है, लेकिन फिर वापस से वही केस आ जा रहा था, मैं करूं तो करूं क्या। यही वो केसेस होते हैं जहां पे हमें कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी चाहिए। तो आपको करना क्या है, आपको प्रिस्क्राइब करना है दोबारा से केस टेकिंग करके। तो आपका जो फिफ्थ वाला जो एम्ब्यूरेशन है, वहां पे आपने जो रेमेडी दी थी वो गलत थी, उसने एज अ पैलिएटिव काम किया है, यहाँ आपको कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी देनी होगी। तो फर्स्ट टाइम एम्बुलरेशन और उसके बाद एग्रावेशन, ये आपका बताता है कैंट का फिफ्थ ऑब्जर्वेशन। सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन बोलता है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स। यहाँ पे ध्यान रखिए, मान लीजिए आपके पास एक पेशेंट आया डायरिया का, और आपसे उसने आपने उसको एलोस दिया, मेडिसिन आपने बिल्कुल सही दी, मेडिसिन में आपकी गलती नहीं थी। पहले में तो आप फिफ्थ में तो आपने मेडिसिन ही गलत दे दी थी ना, लेकिन सिक्स्थ में आपने क्या किया, मेडिसिन बिल्कुल सही दी डायरिया के लिए, उसका जो कंस्टिट्यूशन सब कुछ आपने मैच किया, एलोस दे दिया। अब वो पेशेंट गया अपने घर पे और उसने मस्त कड़क कॉफी पी ली, तो यहाँ पे आपकी गलती थी या पेशेंट की गलती थी? पेशेंट की गलती। पेशेंट की। पेशेंट की गलती। पेशेंट की गलती थी ना। अब उसने कड़क कॉफी पी लिया, तो यानी कि पेशेंट ने खुद केस को स्पॉइल कर दिया। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि प्रोग्नोसिस पुअर है, पेशेंट ने अपना जो केस है उसने खुद ही स्पॉइल कर दिया। एक्यूट डिजीज में ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वायलेंट इंटरनल डिरेंजमेंट, अब एक्यूट डिजीज सिर्फ कहने के लिए होता है कि भाई एक्यूट डिजीज है, आप जानते हैं कोरोना भी एक्यूट डिजीज था, है ना। और ये जो आपके डेंगू है वो भी एक्यूट डिजीज है, पर कितने डेंजरस होते हैं, है ना। थोड़े ही समय में या तो पेशेंट को ऊपर भेज देंगे, या तो फिर पेशेंट के अंदर इतना अच्छा इम्यून पावर क्रिएट करके जाते हैं कि वो उससे लड़ सकता है। तो यहाँ पे एक्यूट डिजीज में वायलेंट इंटरनल डिरेंजमेंट की वजह से हो सकता है कि मेडिसिन ने काम ना किया हो, या क्रॉनिक डिजीज में क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो जो आपका एम्बुलेशन का जो सिक्स वाला पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे कि टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ सिम्टम्स के कई कॉजेस हो सकते हैं, जैसा कि आप पेशेंट खुद केस को स्पॉइल कर सकता है। इसीलिए हमेशा पेशेंट को जब भी मेडिसिन दी जाती है उसके साथ साथ होम्योपैथी ट्रीटमेंट के दौरान आपको क्या क्या चीज का इनटेक नहीं करना है। पता चले कि आपने मेडिसिन दे दिया, अब वो बैठ गया हवन हवन करने के लिए। हाँ, अब आप जानते हैं कैम्फर जो होता है वो भी एंटीडोट करती है मेडिसिन को। तो आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस देने चाहिए। तो ये वाला है सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन एम्युलेशन का, कहता है टू शॉर्ट रिलीफ ऑफ द सिम्टम्स, ये भी इसका भी प्रोग्नोसिस पुअर होता है। कोई कुछ बोल रहा है क्या? नहीं, वो ऑब्स्टिकल्स टू रिकवरी आ जाएगा ना जो। हाँ बिल्कुल, ऑब्स्टेकल्स टू रिकवरी,
नेक्स्ट जो सेवेंथ वाला है एम्यूलरेशन का, वो है फुल टाइम एम्यूलरेशन ऑफ द सिम्टम्स येट नो स्पेशल रिलीफ टू द पेशेंट। फॉर एग्जाम्पल, एक आदमी है जिसने अपनी एक किडनी डोनेट कर दी किसी को, अब उसके साथ समस्या शुरू हो गई, तो क्या आप अपनी दवा से किडनी ला सकते हो उसकी? कोई नो इंसान मैम। है जिसका 70% लीवर जो है वो डैमेज हो चुका है, क्या आप उसका लीवर वापस पूरा 70% ला सकते हो? नहीं कर सकते नो ना। मैम। तो नो। ये सेवेंथ ऑब्जर्वेशन दिखाता है उन केसेस को जो इनक्योरेबल हैं, जिनको पैलिएट करना ही या मैनेज करना ही हमारा काम है। कोई पर्सन जब ऐसी किसी पैथोलॉजी से जूझ रहा है जहां पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ सिम्टोमेटिक सपोर्टिव ट्रीटमेंट के अलावा आपको कुछ नहीं कर सकते, तो वो इंसान तो यही कहेगा ना भाई, चल रही है जिंदगी, दवा खा रहे हैं, चल रही है, कट रही है लाइफ। जैसे एडवांस कैंसर का केस है, सारे डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि भाई इनको नहीं बचाया जा सकता, क्या करोगे आप सिर्फ मैनेज कर सकते हैं ना, वो पेशेंट कभी नहीं ठीक हो सकता। तो ऐसे पेशेंट को हमने सेवेंथ ऑब्जर्वेशन की कैटेगरी में रखा है, जहां पेशेंट को फुल टाइम एम्यूलरेशन, आराम तो है पेशेंट को, पर कोई खास सुधार नहीं है। आराम होने में और सुधार होने में अंतर है ना। आप किसी पेशेंट को आराम दे सकते हो, अब उसके सिम्टम्स सुधरे कब तक है, उसको कब तक उसको रिलीफ होगा, वो नहीं आप वो कर सकते। देखिए इसमें ये क्या है कि जैसे कि कुछ कंडीशन जहां पे लेटेंट एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिक कंडीशन, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंडीशन ही ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की बात कर रही है, जहां पे एक पेशेंट को एक ही लिमिट तक आप मैनेज कर सकते हो। एक आदमी है जिसके पास एक ही किडनी है, एक आदमी है जिसको लंग्स के एक मेजर पार्ट में फाइब्रोसिस हो गया है, तो ऐसे पेशेंट को आप सिर्फ पैलिएट कर सकते हो सिमिलर होम्योपैथी मेडिसिन दे के, जिससे उसको आराम मिलता रहेगा और उसकी जिंदगी कटती रहेगी। ऐसा नहीं होगा कि वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि वो पॉसिबल ही नहीं है। बट ये बहुत ही सुटेबल केस है फॉर होम्योपैथी पैलिएशन, यानी कि ऐसे केस में आपको पैलिएट करना है और ये इसमें कोई बुराई नहीं है। तो फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ ऑब्जर्वेशन रिलेटेड है एम्यूलरेशन से। सही तो हो जाएगा ना। क्या? एक्सरसाइज करिएगा। ये होती है ना, क्या कहते हैं, क्या बोल रहे हो, ऐसे करिए एक्सरसाइज? और आंख बंद करके आप ओम का जाप करना है आपको। ओम म्यूट का करना भूल गया। करिए। अंगूठा कान पे रखिए और आंख बंद करिए। हाँ, अब बोलिए ओम, जोर आप से लोग मत बोलिए। बोलना, ठीक है। चलिए एम्यूलरेशन की बात कर रहे थे ना, रेणु सिंह म्यूट कर लीजिए। आप कोई बोल दो ना अच्छा म्यूट। लगा? नहीं, करिए करिए। एक मिनट। डॉक्टर रेणु सिंह म्यूट कर लीजिए प्लीज। खुल जाएगा कान। अभी तो आप वो हेसिटेट करें, घर में जोर से थोड़ा बोलेंगे ना एकदम। ये बड़ा अच्छा ट्रिक होता है, आग हो जाता है ये। जब हाँ गला होता है ना तो आप लगता अपना है एक कान माइक खुला एक म्यूट कान कर लीजिए। बंद। मैम आप अपना माइक करिए। म्यूट कर लीजिए। मैम आप अपना माइक म्यूट कर लीजिए बिकॉज वी ऑल आर टेकिंग क्लासेस ना, you should off your mic. It is not good for us actually. It is very disturbing. Sorry to say. ओके, म्यूट हो चुका है। मेरी तो आवाज आ रही ना आप लोगों को? यस Yes मैम। ma'am. Yes ma'am. ठीक है, ठीक है। We can चलो, hear you. ओके, थैंक यू फॉर हियरिंग मी। सिक्स ऑब्जर्वेशन तक थे ना हम लोग, सेवेंथ हो गया सेवेंथ था। चल रहा है। चलिए मैं आप सेवेंथ लोगों से था मैम। फिर से क्वेश्चन पूछती हूँ कि आप लोग मुझे बताइए, तीनों एम्यूलरेशन में से क्या तीनों के फेवरेबल था आउटकम, या तीनों ही अनफेवरेबल हैं, तीनों का ही प्रोग्नोसिस पुअर है? एम्यूलरेशन में पूछ रही हूँ, फिफ्थ, सिक्स्थ एंड सेवेंथ। हमने फर्स्ट वाली स्क्रीन पे तीनों ही का पढ़ा, पुअर है मैम। तीनों का पुअर है पुअर। सबके पुअर प्रोग्नोसिस। है। तीनों में और ये बताइए कि सबसे पुअर किसका है फिफ्थ एंड सिक्स एंड सेवेंथ। सेवन्थ में?
सेवेंथ में, है ना? और ये बताइए, Seven. आइडियल केस फॉर होम्योपैथी पैलिएशन क्या होगा, किसमें हम हमें मतलब बहुत सही है हमारे लिए कि हम पैलिएट कर सकते हैं, वो है आपका Seven. सेवंथ में। Seventh observation. अपनी होम्योपैथी में बेसिकली ऐसे जो पेशेंट होते हैं वो बहुत आइडियल पेशेंट होते हैं अपने लिए, क्योंकि ये लोग क्या होता है कि हर जगह से इनकी होप जो है वो खत्म हो चुकी होती है, और ये ऐसे पेशेंट हैं जो जब तक सरवाइव करेंगे तब तक वो आपकी मेडिसिन का इंटेक करते रहेंगे। लेकिन फिर भी आप लोग को क्या करना चाहिए, जैसे मान लीजिए किसी को बहुत ही ज्यादा एडवांस पैथोलॉजी है और उसकी वजह से उसकी जान भी जा सकती है, तो क्या सिर्फ आप अपने कमाने के लिए उसको मेडिसिन कंटिन्यू करोगे, या आप उसको रिफर करोगे किसी ऐसे डॉक्टर को कि एटलीस्ट रिफर करोगे ना? और मान लीजिए कि रिफर करने के बाद उस डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, तब आप क्या करोगे? तब ठीक Palliation. करेंगे ना Continue कर उसको सकते हैं दवा। मैम तब आप मेडिसिन को. कंटिन्यू कर सकते हो, Palliative. और उसके अलावा भी उस पेशेंट को सारे प्रोग्नोसिस उसके बताने के बाद उसके कंसेंट से, है ना, उसे धोखे में नहीं रखना है कि आप ठीक हो जाओगे, आप ठीक हो जाओ, आप उनको बकायदा बताएंगे कि देखिए आप मेडिसिन तो ले रहे हैं, पर आपके पास जैसे एक ही किडनी, अब उसमें भी इन्फेक्शन हो गया तो आप कब तक सरवाइव करोगे ये हमें भी नहीं पता, हो सकता है आप हमारी मेडिसिन पे डिपेंड करती है कि हम कितना आपको मैनेज कर सकते हैं, पर ये क्योर नहीं है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है। अगर पहली बार एम्बुलेशन हो रहा है और उसके बाद एग्रावेशन हो रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? आपने क्या किया, केस को क्योर किया या पैलिएट किया? Palliate किया मैम. पैलिएट किया मैम, पैलिएट किया ना? पैलिएट किया। और अगर और कौन सा ऐसा केस है जिसमें जो पेशेंट होता है उस वो अपने केस को खुद ही स्पॉइल कर देता है, जिसकी वजह से उसको Sixth observation to short delivery. ऑब्जर्वेशन Sixth observation. ओके, ऑब्जर्वेशन। चलिए Sixth चलिए, में वेरी मैम. गुड वेरी गुड वेरी गुड। अब हम बात करते हैं वो दो ऐसे ऑब्जर्वेशन जिनका डायरेक्टली किसी भी तरह के मतलब ट्रीटमेंट में उनका कोई खास रोल नहीं है, लेकिन हमारे मैम लिए एक डाउट है। हाँ बोलो। मैम सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन जो है वो क्रॉनिक डिजीज में उसका मतलब क्या इंटरप्रिटेशन होगा? सिक्स्थ का या फिफ्थ का? यस मैम। नहीं मैम, सिक्स्थ का जिसमें पेशेंट एक्यूटली में तो स्पॉइल कर ले हाँ, रहा है अपना देखो देखो, मेडिसिन को, एक्शन को। क्रॉनिक क्रॉनिक डिजीज में यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि हो सकता है कि पेशेंट को किसी तरह की स्ट्रक्चरल चेंजेस उसके ऑर्गन में हुआ है, या पहले से ही वो कंडीशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है, एडवांस पैथोलॉजिकल केसेस हो सकते हैं, तो वहां पे आपका मेडिसिन काम नहीं करेगा चाहे आप कितना भी अच्छा और उसका